नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 50 अति महत्वपूर्ण दरोगा का सेट लाया हूं, तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं पहले 10-12 करंट अफेयर्स लूँगा, उसके बाद मैं पूरे डिटेल्स के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करता चलूँगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना हेतु कितने रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है? तो आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा बताने का, तो आप बताइएगा। टेस्ट के रूप में लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। चलिए, तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा 1,517 रुपये, 1517.57 करोड़, 1517.57 करोड़ की मंजूरी दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक 75 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2022। तो भारत सरकार ने 75 लाख स्वयं सहायता समूह जो बनाने का निर्णय लिया है, उसका लक्ष्य है 2022 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जसविंदर बिलान। तो हाल ही में जो है जसविंदर बिलान ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि DRDO द्वारा जमीन से 25 किलोमीटर तक हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आकाश 1 का। DRDO द्वारा जमीन से 25 किलोमीटर तक हवा में मार करने वाली मिसाइल का चांदीपुर से परीक्षण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने हेतु किस विशेष ट्रेन की स्थापना शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दोस्तों श्री रामायण एक्सप्रेस, श्री रामायण एक्सप्रेस। तो दोस्तों ये वाला जरूर राम मंदिर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हाल की घटना रह चुकी है, तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि ब्रेक द चैन या वायरस किकाडी टोडो नामक जनसंचार अभियान निम्न में से किस कंपनी के साथ साझेदारी में यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ए इज़ द राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर ए होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से साझेदारी कर यूनिसेफ द्वारा शुरू किया है ब्रेक द चैन एंड वायरस किकाडो टोडो नामक जनसंचार अभियान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि बताना है आपको कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C46 के जरिए किस रडार सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रिसेट 2B का परीक्षण किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के उम्मीदवार का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले उम्मीदवार जो हैं वह हैं देव शर्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर्स का, विश्व चागास रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपको बताना है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
तो विचार क्या करना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला है कथन कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड के चुनाव को 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना गया है। फिर दूसरा कथन है दोस्तों कि भारत लगातार तीसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। और तीसरा कथन है दोस्तों, एक IF कार्यकारी बोर्ड के निर्णय के अनुसार पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में 13 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। तो इनमें से कौन सा कथन दोस्तों गलत है? तो ऑप्शन बी केवल 2 नंबर कथन जो है वह गलत है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, मतलब गलत है 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में खिलाड़ी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। किस खिलाड़ी की आत्मकथा गेम चेंजर के नाम से रिलीज की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शाहिद अफरीदी। तो शाहिद अफरीदी जो आत्मकथा लिखे हैं तो उनका नाम है गेम चेंजर। तो आपको दोस्तों बताना है कमेंट बॉक्स में शाहिद अफरीदी कहाँ के खिलाड़ी हैं, किस देश के हैं। किस राज्य ने अपने सचिवालय का नाम बदलकर लोक सेवा भवन रखा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ओडिशा। ओडिशा राज्य ने अपने सचिवालय का नाम बदलकर लोक सेवा भवन रखा है। अपने पहले उपन्यास द फॉरफील्ड के लिए साहित्य का JCB पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही होगा माधुरी विजय। माधुरी विजय ने साहित्य का द फॉरफील्ड के लिए पुरस्कार जीता, JCB पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको बताना है कि चीन और रूस के बीच हाल ही उद्घाटित पहली गैस पाइपलाइन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पावर ऑफ साइबेरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत एन इरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शशि थरूर। तो दोस्तों क्या है क्वेश्चन, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत एन इरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो शशि थरूर। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों कि सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का एक प्रसिद्ध शहर है, वो राजधानी नहीं है। तो बात करते हैं हम लोग कैनबरा की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं वेलिंगटन। वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है। अगला है रियाद। रियाद जो है वो आपका सऊदी अरब की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन है कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश एवं बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है। तो कुछ प्रमुख तथ्य हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो भारत जो है गन्ना का जन्मभूमि कहलाता है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है दोस्तों। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है कि ये सभी कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन बोल रहा है यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 की जगह लेगा। दूसरा कथन है
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। ये तीसरा कथन था दोस्तों। चौथा कथन है, एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कहता है कि 2, 3 और 4 इसका सही है। तो 2 मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। फिर तीसरा है दोस्तों, अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। चौथा है दोस्तों, एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। तो दोस्तों ये तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको बताना है इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध। तो इसका ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा दोस्तों। ये तीनों से नहीं है, ना ही हरित क्रांति से है, ना ही श्वेत क्रांति से है और ना ही नीली क्रांति से है। तो दोस्तों इंद्रधनुषीय क्रांति का नारा जो है वह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन देकर बहुत बार आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो इंद्रधनुष क्रांति को MS स्वामीनाथन ने एवरग्रीन रेवोल्यूशन नाम दिया था। तो दूसरा नाम अगर पूछ लिया जाए आपको दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है इसका दूसरा नाम है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। और एक और मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देना चाहता हूं दोस्तों कि सदाबहार क्रांति को द्वितीय हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो दोस्तों एक और चीज़ आप देखते होंगे, जब रक्तदाब डॉक्टर नापता है, चेक करता है आपका, तो उस स्थिति में एक कान में आला लगाता है। तो इसका नाम क्या है? तो उसका नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों कि उसका नाम स्टेथोस्कोप है। तो आप जान ही रहे हैं रक्तदाब जो है 80 को डायस्टोलिक कहा जाता है और रक्तदाब 120 को सिस्टोलिक कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एड्रीनल एवं थायरॉक्सिन ग्रंथ, एड्रीनेलिन एवं थायरॉक्सिन ग्रंथ स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स हैं। तो आप याद रखिएगा, थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स हैं। चलिए देखते हैं अगला तथ्य क्या कहता है कि अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है जबकि क्षारीयता जो है हृदय की गति को कम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई है। तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या बन रहे हैं कि मैं बता देता हूँ एक दो पत्रिका का नाम। बंगाली समाचार पत्र MN बनर्जी द्वारा निकाला गया था। शनवादी कौमुदी और मिरादुल अखबार राजाराम मोहन राय द्वारा निकाला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्या कह रहा है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो कथन पहला है कि इनका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। फिर दूसरा तथ्य क्या कहता है कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति में
अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। तीसरा जो तथ्य कह रहा है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। चौथा तथ्य क्या कहता है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका सही है ऑप्शन बी, मतलब कि 2 और 3 कथन इसका सही होगा। इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुके फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। चलिए हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं दोस्तों। दूसरी हरित क्रांति की जरूरत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बताई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों कि आपसे पूछ लिया जाएगा आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो 1875 में। आर्य समाज की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक क्या थी, तो वह सत्यार्थ प्रकाश थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सुमित देव को चुना गया है। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा, दोस्त इसको सही कर लीजिएगा, दोबारा जो है ये फिर से विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो किस वर्ष किया गया, तो 1911 में किया गया था। 1911 ईस्वी में दोबारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्त उठता है, बहुत बार पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया। तो आप लोगों को याद भी नहीं रहता होगा डेट ईस्वी। तो आप सिंपली सी बात जानिए, जब बंगाल का विभाजन किया गया तो भारतीय लोगों ने कहा कि मैं तुम्हारा सामान यूज नहीं करूँगा, तो वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन आ गया, अपने देश का यूज करूँगा। कब, जब बंगाल विभाजन हुआ, तो 1905। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इसमें से आपको बताना है किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A। तो प्रसिद्धि किस घटना के कारण मिली थी, चंपारण सत्याग्रह के कारण। तो दोस्तों पूछ लिया जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो गांधी जी लौटे कब, तो गांधी जी 15 में लौटे, 1915 में। तो चंपारण सत्याग्रह कब चलाया गया, 1917 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो चंपारण सत्याग्रह का परिणाम क्या हुआ, तिनकठिया पद्धति का समाप्त हुआ। आप लोग जान रहे होंगे बिहार में तिनकठिया पद्धति का जो समाप्त हुआ था, नील की खेती से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कैगा क्या है, आपको ऑप्शन पढ़ के बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, कैगा जो है वह मंगलौर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, इसलिए कैगा प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अब पूछ लिया जाएगा कि कैगा परमाणु संयंत्र कब स्थापित किया गया था, तो 2000 ईस्वी में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों समुदाय जाति से है, जनजाति से।
तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सेमांग जो है वो निग्रिटो प्रजाति का है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऑप्शन नंबर ए में जो है बद्दू, आपसे पूछ लिया जाएगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है बद्दू किस देश की प्रजाति है, तो वह है जनजाति, तो वह है बद्दू आपका अरब का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि खिरगिज कहाँ की है। खिरगिज मध्य एशिया की, और मसाई कहाँ की है, पूर्वी अफ्रीका की। और एक मैं अपने से बता देता हूँ, आइनू बहुत बार पूछा जाता है, आइनू जापान की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। कहाँ होता है कहवा का उत्पादन आधे से अधिक विश्व का, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील में सबसे अधिक कहवा का उत्पादन विश्व में आधे से अधिक हो रहा है, तो बहुत अधिक हो रहा है ना दोस्तों। तो चलिए इसके बारे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। तो विश्व का कहवा का पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है। अगर कहवा का पात्र आपसे पूछ लिया जाए तो ब्राज़ील को कहा जाता है। विश्व में कहवा की मंडी जो है साओ पालो को कहा जाता है। और ब्राज़ील में कहवा के बागों को क्या कहा जाता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, फैजेंडा है क्या। तो फैजेंडा जो है दोस्तों ब्राज़ील में कहवा के बागों को कहा जाता है। चलिए तो आपसे ये भी पूछ सकता है कहवा निर्यात करने का मुख्य पतन कौन सा बंदरगाह है, मतलब पतन मतलब बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह है मुख्य बंदरगाह, तो सेंटोस बताइएगा दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा कहवा कहाँ होता है, कर्नाटक। इतने फैक्ट्स आपको मैंने इस क्वेश्चन में बताया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से देश में द्विदलीय पद्धति है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा द्विदलीय पद्धति जो है वह अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है। और सभी देशों में, लगभग देशों में जो है, जैसे चाइना में एक दलीय शासन प्रणाली है दोस्तों, याद रखिएगा चाइना में एक दलीय है। और अधिकांश देशों में दोस्तों आपको मिलेगा बहुदलीय पद्धति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सेल का, एक जो बैटरी आप देख रहे हैं, एक सेल का EMF है, तो उसका जो EMF है वह अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। तो आपको मैं बता देता हूँ कि अदिश राशि होता क्या है। तो अदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होते हैं, दिशा नहीं होता है। चलिए, और सदिश राशि क्या है दोस्तों, कि परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो हम उसे सदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि का मैं कुछ आपको उदाहरण बता देता हूँ दोस्तों। तो द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, दाब, ताप, ऊर्जा, ये सभी अदिश राशि के उदाहरण हैं। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि ये सभी जो हैं सदिश राशि के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि एक पुल से, तो ये दोस्तों मैं बताने वाला नहीं हूँ, न्यूमेरिकल्स है, मैं एक बार में पूरे दूसरे वीडियो में सभी न्यूमेरिकल्स को बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के वर्ग एक में के तत्व हैं। तो आपको बताना है कि आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व कौन है, किस टाइप के हैं। सामान्य तत्व हैं, संक्रमण तत्व हैं, क्षार हैं, लेंथेनाइड है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्षार धातुएं हैं। तो कौन सा है, क्षार धातुएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सामान्यतया समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो कहाँ लिए जाते हैं समस्त महत्वपूर्ण निर्णय, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कैबिनेट में लिए जाते हैं। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा दोस्तों कि संसदीय प्रणाली की जननी जो है वह ब्रिटेन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संसदीय प्रणाली को प्रधानमंत्री प्रणाली भी कहा जाता है, या तो कैबिनेट प्रणाली भी कहा जा सकता है, जाता ही है। ठीक है दोस्तों, मंत्री परिषद की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। कैबिनेट जो है मंत्री परिषद का मुख्य अंग होता है। ये सभी पॉइंट्स जो मैं दोस्तों बता रहा हूँ उसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है
कि भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दोस्तों, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के उत्पादन में भारत जो है वो आत्मनिर्भर है। तो ग्रेफाइट के 3 अप्रूफ होते हैं, कार्बन के ये अप्रूफ हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है कार्बन के अप्रूफ हैं, लेकिन कार्बन के कितने अप्रूफ हैं? कार्बन के 3 अप्रूफ हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। ठीक है दोस्तों। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत जो है सबसे बड़ा आयात क्या चीज़ का करता है, तो सोना का सबसे बड़ा आयातक देश है भारत। और मैक्सिको तो जान ही रहे हैं, वहाँ चांदी का उत्पादन बहुत ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शू नहर जोड़ती है। तो आपको बताना है शू नहर किसको किसको जोड़ती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है। किसे किसे जोड़ती है? सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है शू नहर। तो आपसे अगर बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों कि शू नहर कहाँ है, तो किस देश में है? शू नहर जो है यूएसए में जो स्थित है, यूएसए में स्थित है। अगला है कि ईरी नहर के बारे में बहुत बार पूछ लिया गया है दोस्तों। तो ईरी नहर जो है वो आपको किस किस को जोड़ती है? ईरी, तो ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है ईरी नहर। तो ईरी नहर अब कहाँ स्थित है? तो वो भी यूएसए में स्थित है। अब बात कर लेगा गोटा नहर, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। गोटा नहर स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच स्थित है। अब बोलेगा गोटा नहर कहाँ है, तो वह है स्वीडन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दोस्तों कि मैनचेस्टर नहर पूछ लिया जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा कि मैनचेस्टर जो है, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच स्थित है मैनचेस्टर नहर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि निम्न में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सही। जितने भी चीज़ दिए हैं सभी सही हैं। कि संघ में द्वैत शासन सही है, संघीय व्यवस्था ये भी सही है, संघीय न्यायालय की स्थापना ये भी सही है। और मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ दोस्तों। तो 1935 के जो थे भारत शासन एक्ट द्वारा जो है राज्यों में द्वैत शासन समाप्त किया गया था और जो है केंद्रों में लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और कुछ फैक्ट जो हैं 1935 के जो भारत शासन एक्ट द्वारा प्रथम बार जो संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया, इसी के द्वारा भारत शासन एक्ट के द्वारा 1935 के द्वारा संघीय ढांचा का उल्लेख पहली बार किया गया था। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, आपको मिलान करना है कि संचालन पहला है संचालन समिति किससे संबंधित है। तो संचालन कौन कर रहे थे, तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए ए में 4 है, जी हाँ 4। तो मैं कुछ क्वेश्चन को ऊपर बढ़ा देता हूँ। तब आपको दिखेगा, जी हाँ संचालन समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है कि प्रांतीय समिति, तो प्रांतीय समिति किससे संबंधित है, तो वह सरदार पटेल। तो सरदार पटेल देखिए कहाँ पर है दोस्तों, सरदार पटेल। नेक्स्ट है कि संघीय संविधान समिति, तो संघीय आ जाएगा दोस्तों पंडित नेहरू। अगला है दोस्तों कि मूल अधिकार उप समिति, तो वह किससे संबंधित है, जेबी कृपलानी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए का 4 से संबंधित है, मतलब संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रांतीय समिति जो है तीसरा नंबर सही होगा। तीसरा नंबर पे कौन है, तो वो है सरदार पटेल। और संघीय समिति संविधान समिति तो पंडित नेहरू हैं। और कौन है, मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन के पहले मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूं दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है ये फैक्ट्स। ये फैक्ट्स क्या है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैंने बहुत क्वेश्चन में देखा है सेट में।
तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो वो थे 7 सदस्य, याद रखना है दोस्तों। 7 सदस्यीय समिति थी। और ढांचा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों इसको भी। ढांचा समिति के सदस्य जो थे, अध्यक्ष, सॉरी सदस्य नहीं, अध्यक्ष डॉक्टर V.R. अम्बेडकर महोदय थे। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कनाडा ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी। चलिए अगला है 40 नंबर कि निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राज्यों के आपसी विवाद। तो राज्यों के आपसी विवाद से कोई मतलब नहीं है अनुच्छेद 3 को। मैं बता देता हूं दोस्तों कि अनुच्छेद 3 में लिखा क्या है। तो संविधान विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ये बात तो नहीं लिखा है कि राज्य के आपसी विवाद में कुछ कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 में ये सभी हैं। तो पहला ऑप्शन है नए राज्यों का निर्माण, एकदम सही है। राज्यों के नामों में परिवर्तन, सही है। नए राज्यों का प्रवेश, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों। और आपको एक बात और जान लेना चाहिए दोस्तों कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना राज्यों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम जो है वह है कोरोमंडल तट। जो पूर्व में, नीचे आप देखिएगा मैप को लेकर देखिएगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। आप देखिएगा प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व में तमिलनाडु और आपको आंध्र प्रदेश दिखेगा, उस तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। और पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो ये पूर्वी घाट में है दोस्तों। और पश्चिमी घाट को जो है कोंकण मंडल कहा जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए मालाबार तट जो है दोस्तों कहाँ पे है, तो केरल के पास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों कि आपको बताना है सबसे आसान क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? मैं क्षेत्रफल से पूछ रहा हूं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये है राजस्थान। पहले कौन है? राजस्थान। फिर कौन है? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाता है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा जनजाति है जो सरहुल त्योहार मनाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मुंडा। मुंडा जो है वह सरहुल त्योहार मनाता है। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों कि मुंडा जनजाति झारखंड में इसका बहुलता से पाई जाती है। फिर उसके बाद क्या है, भारत में लगभग 550 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। ध्यान में रखना है दोस्तों। गोंड जो है, गोंड का नाम आप सुने भी होंगे, बहुत सारे एग्जाम में आया भी है। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है कि कटक कहाँ है। तो कटक जो है वह महानदी पर है। चलिए मैं ऐसे ही सुमेलित कर देता हूँ। लुधियाना बोल दे, नासिक बोल दे, तो कहाँ है? तो लुधियाना जो है दोस्तों सतलज नदी पर है। लुधियाना कहाँ है? सतलज। नासिक कहाँ है? तो नासिक जो है दोस्तों गोदावरी। कौन सा? गोदावरी। चलिए और बोल दे उज्जैन, उज्जैन तो छिपरा। चलिए तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परियोजना से संबंधित है दोस्तों।
तो परियोजना से क्या है कि उडुक्की परियोजना कहाँ है, तो मैं कर देता हूँ उडुक्की परियोजना कहाँ है। तो उडुक्की परियोजना है दोस्तों पेरियार नदी। नेक्स्ट है कि माता टीला, तो माता बेटा को क्या बोलेगी, बेटवा बोलती है, तो इससे याद रखिएगा बेतवा नदी। नागार्जुन, नाग कैसा होता है, तो काला होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा, तो कृष्ण हो जाएगा। तो पोचमपाद, तो इसका हो जाएगा गोदावरी नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। तो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि क्षुद्र ग्रह जो है आप महाराष्ट्र का लोनार झील देख रहे होंगे दोस्तों, तो क्षुद्र ग्रह से ही उसका निर्माण हुआ है। और आप एक बात और जान लीजिए दोस्तों कि सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह जो है सीरस है, याद रखिएगा सीरस जो है सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। और नंगी आंखों से अगर आप कोई क्षुद्र ग्रह को देख सक रहे हैं तो वह है फोरवेस्टा, याद रखना है दोस्तों। और अगला बार जो हेली धूमकेतु जो दिखेगा 76 वर्ष पर दिखाई देगा, 76 वर्ष पर ही दिखाई देता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला बार कब दिखेगा, 2062 में दिखाई देगा। मैं अपने से एक दो फैक्ट बता दिया दोस्तों। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, तो लंबाई का सबसे छोटा इकाई यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, तो फर्मी मीटर है। तो कौन सा है, ऑप्शन डी फर्मी मीटर। तो एक फर्मी मीटर बराबर कितना होता है दोस्तों, 10⁻⁻15। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक एटोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻18 एटोमीटर को कहा जाता है। मैक्रोमीटर 10⁻⁻6, नैनोमीटर 10⁻�9 एंड पिकोमीटर कितने को कहा जाता है दोस्तों, तो 10⁻12 पिकोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि लोलक की अवधि, हम लोग लोलक की अवधि से के रिलेटेड बात करते हैं, तो इसमें आप देख के बताइए कौन सा दोस्तों सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लोलक की अवधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है घुमा कर क्वेश्चन। यदि झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो क्या होगा उसके आवर्तकाल पर, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। चलिए अगला 50वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है, तो दोस्तों इसको बाद में किया जाएगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो याद रखना है दोस्तों कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है ऑप्शन सी इसका सही होगा, अनंत होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ जो पूछे जाते हैं। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पे आप खड़े हो। ठीक है, सामने रखी गई है या कोई सामान रखा गया है या आप खड़े हो। ठीक है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, अगर आपको समतल दर्पण पे वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, आधा शीशा लेके आइएगा तो आप देख लीजिएगा अपना पूर्ण प्रतिबिंब। आपसे आधा, अगर आप 5 फीट के हैं तो 2.5 फीट के लेके आइए, 2.5 फीट का शीशा लेके आइए। ठीक है दोस्तों, अगर आप समतल दर्पण पर मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप दौड़ रहे हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आप समतल दर्पण के सामने दौड़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको वो जो इमेज दिखेगा आपके तरफ आते हुए तो वो दुगुना दिखेगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटे हम दौड़ रहे हैं तो 2 किलोमीटर दिखेगा वहाँ से। तो याद रखिएगा कि हम किसी भी समतल दर्पण के सामने अगर दौड़ते हैं तो दुगना हमारा दिखाई देता है।
चाहे हम कितना जोर से दौड़ें या कितना धीरे से दौड़ें, वो दुगना हो जाएगा। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से किस बैंक ने समर ट्रीटस अभियान शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों HDFC बैंक। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो और वीडियो बनाया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों।